नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश भर में आज बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है। वहीं ईद उल जुहा के अवसर पर जामा मस्जिद में नमाज अदा की गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। सुबह 5 बजे से ईद उल जुहा पर नमाज मस्जिद में अदा करने के लिए लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए। जामा मस्जिद के पास सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी व्यवस्था की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बकरीद के अवसर पर अपनी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना को शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये पवित्र त्यौहार भारत और बांग्लादेश के लोगों को और भी करीब लाएगा। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं भारत के अलग अलग हिस्सों की, जहां पर ईद उल जुहा की नमाज अता करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। पहली तस्वीर आपको यूपी के आगरा से दिखा रहे हैं, जहां पर ताजमहल के सामने जो है लोग नमाज अता करते हुए नजर आ रहे हैं ईद उल जुहा की। वहीं दूसरी तस्वीर जो है वो बिहार के पटना से है, जहां पर लोग बकरीद की तैयारियां करते नजर आ रहे हैं और नमाज पढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं तीसरी तस्वीर जो है टीवी स्क्रीन पर आपको हम चेन्नई और तमिलनाडु की दिखा रहे हैं, जहां पर लोग नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पूरे देश में नमाज का ईद उल जुहा को लेकर हर्षोल्लास है। लोग सुबह से ही नमाज पढ़ने के लिए ईदगाहों में जा रहे हैं। राजस्थान, जम्मू कश्मीर, दिल्ली के अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि लोग किस तरीके से नमाज अता करते हुए बकरीद की खुशियां मना रहे हैं। वहीं भीम आर्मी नेता और आजाद समाज पार्टी कांशीराम के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर ताजा हेल्थ अपडेट सामने आई है। सहारनपुर के सीएमएस डॉक्टर रतनपाल सिंह ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल ठीक हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल एक्सरे अल्ट्रासाउंड कर लिया गया है। पेट के अंदर ना कोई गोली है और ना ही छर्रे हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। बता दें कि बुधवार को चंद्रशेखर पर फायरिंग हुई थी, जिसमें गोली उनकी कमर को छूते हुए निकल गई थी। हाँ, मैं आपसे अपील करूंगा सभी साथियों से कि वो शांति बनाए रखें, जो मेरे ये हॉस्पिटल के बाहर हैं और जो कहीं भी हैं। हम अपनी लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, हमारी किसी कोई लड़ाई नहीं है। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप शांति, मैं ठीक हूँ, बस आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप शांति बनाए रखें, मेरी बात को मानिए। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट, आप शांति बनाए रखें। यही हाँ, कल एक त्यौहार भी है और देखो सब लोगों को उत्साह है अपने त्यौहार के प्रति। मेरी रिक्वेस्ट है, आप मुझसे प्यार करते हैं, मेरी बात को मानिए, आप बस शांति बनाए रखें। कुदरत की का आशीर्वाद है, अभी नहीं मुझे कुछ होने वाला, मैं स्वस्थ। हाँ, मैं आपसे अपील करूंगा सभी साथियों से कि वो शांति बनाए रखें, जो मेरे वहीं लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी गठबंधन में शामिल होने की अटकलों के बीच सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर के सुर बदलने लगे हैं। बुधवार को उन्होंने कहा कि पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक से बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व हिल गया है। बीजेपी नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ गई हैं। यही कारण है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बातें की जाने लगी हैं। विजय रथ भाजपा को रोकने के लिए नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एकजुट हो रहे हैं। जो बात हम 20 साल पहले से कह रहे थे कि देश में जातिवार जनगणना, आज उस बात को लेकर राहुल गांधी जी भी बोलने लगे, कांग्रेस भी बोलने लगे, उस बात को नीतीश भी बोलने लगे, उस बात को अखिलेश भी बोलने लगे। अब धीरे धीरे सभी पार्टियां जातिवार जनगणना के लिए आवाज उठा रही है। क्या सत्ता में जब ये पार्टियां रहती हैं तब इनको याद नहीं आता, जैसे आज भाजपा सत्ता में है, इसको अब जातिवार जनगणना याद नहीं आ रहा। ज्यों सत्ता से बाहर तो जातिवार जनगणना कराने की पहल से जो जनता के जेन्युइन मुद्दे हैं। देखिए, अभी चाहे कोई कितना भी बोल ले, महंगाई 350 से गैस सिलेंडर 1500 तक लगभग पहुंचने वाला है। लोग कहते हैं महंगाई नहीं है, इसका मतलब कि उनको समझ नहीं है। जो पेट्रोल 60 रुपया से बढ़ा करके पेट्रोल 91 रुपया लीटर बिक रहा है, महंगाई नहीं, 97 रुपया महंगाई नहीं है। तो जो विपक्ष लामबंद हो रहा है उनकी समस्या है बेरोजगारी, महंगाई,
भ्रष्टाचार। आज चले जाइए थाने पर, अभी जैसे आप अभी कह रहे थे ना, अधिकारी बेलगाम है, राजा तो कह रहा है नहीं सब सही है, यहाँ जनता त्राहिमाम कर रही है। अब क्या आप भी विपक्ष के साथ रहेंगे? देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है। जो 15 दलों की बैठक पटना में हुई, उन साथियों से आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगा कि वो मायावती जी को साथ लें, सभी लोग मिलकर के समझावें, अगर चाहे जैसे वो समझें। एक बड़ा मोर्चे का पद होता है गठबंधन का चेहरा, तो मायावती जी को ही प्रधानमंत्री बना करके मना ले। ये काम हो गया। मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी, नीतीश जी, जयंत जी जिस दिन एक मंच पर आने का ऐलान कर दें, जम्मू कश्मीर में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सभी लोगों को ईद उल जुहा की शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि अल्लाह हमारे सभी गुनाहों को माफ करे और जम्मू कश्मीर अभी जिस दौर से गुजर रहा है उसे उससे बाहर निकाले। हम अपनी तरफ से सारे जो अहले इस्लाम हैं उनको इस ईद की मुबारकबाद देते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं जो कुर्बानी दी सब लोगों ने इस वक्त इस ईद के मौके पे उसको कबूल फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और जिस मुश्किलात में जम्मू कश्मीर इस वक्त फंसा हुआ है, इस मुश्किल दौर से हमें बाइज्जत तरीके से बाहर निकाले। चलिए, हम अपनी तरफ से सारे वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बोलते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये जो लोग कह रहे हैं इसे लेकर बार बार सोचें, क्योंकि भारत में बहुत विविधता है, हर जाति धर्म के लोग हैं, मुसलमानों का अपना शरीयत कानून है। इसे लागू करने से पहले बार बार सोचें, कहीं इसके लागू करने से तूफान ना आ जाए। देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं आपसे ये कहूंगा, जो आजकल ये कर रहे हैं कि यूनिफाइड कॉमन कोड होना चाहिए, मैं समझता हूँ उसकी तरफ इनको सोचना चाहिए। ये मुल्क डाइवर्स है, इसमें हर किस्म के लोग रहते हैं, हर मजहब रहता है, हर जबान के लोग रहते हैं, हर सोच के लोग रहते हैं और मुसलमानों का अपना शरीयत लॉ है, उसकी तरफ भी इनको नज़र रखनी चाहिए और इसके बजाय कि इसको आगे चलाएं, इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान ना आए अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम उठाया। यात्रा को भी मैं मुबारक करता हूँ, कल से शुरू हो जाएगी, अल्लाह करे कि वो कामयाबी से जाए और दुआ। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने मणिपुर के हालात पर केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया है। संजय राउत ने कहा कि मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री हवा में बातें कर रहे हैं। हमें लगता था कि पीएम अमेरिका जाने से पहले मणिपुर जाएंगे और वहां की जनता से बातचीत करेंगे, गृह मंत्री भी बैठक बुलाएंगे, लेकिन कोई हल नहीं निकला। हमारी मांग थी कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आप मणिपुर ले जाएं और जनता के साथ हम संवाद प्रस्ताव करें, लेकिन प्रधानमंत्री ना ही कोई और इस बारे में बोल रहा है। मणिपुर हिंसा में चीन का हाथ है, लेकिन सरकार चीन का नाम लेने को तैयार नहीं है। अगर इस स्थिति में राहुल गांधी मणिपुर जा रहे हैं और वहां के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, शांति प्रस्तावित होती है, तो हम उनके दौरे का स्वागत करते हैं। डायलॉग, अगर राहुल गांधी मणिपुर में अगर जा रहे हैं तो ये अच्छी बात है। गृह मंत्री गए थे, कुछ फायदा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री से हम उम्मीद कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने अब तक मणिपुर का एम भी नहीं निकाला उनके मन की बात में। एक पूरा राज्य के साथ सरकार का डायलॉग पूरी तरह से खत्म हुआ, संवाद नहीं रहा, उसके मतलब वो अराजकता है। बात ऐसी है, मणिपुर की स्थिति इसलिए बिगड़ रही है कि उसमें चाइना का हस्तक्षेप है, ड्रैगन पूरी तरह से अंदर घुस गया है। मणिपुर में जो विस्फोटक शस्त्र अब है वो चाइना मेड। सरकार ने अब तक चाइना को आंख में आंख डालकर उस बारे में कभी दम दिया है, लेकिन आप वहां बैठकर दम देते हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान के नेताओं को। घुस जाएंगे, अरे चाइना में घुसो, मणिपुर में जाइए। अगर राहुल गांधी जा रहे हैं, लोगों से डायलॉग कर रहे हैं तो अच्छी बात।
राहुल गांधी जी से हम ये भी अपील करेंगे, आने वाले दिनों में ऑल पार्टी डेलीगेशन के साथ मणिपुर जाइए और वहाँ के लोगों के साथ संवाद प्रस्ताव। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल विनय सक्सेना के बीच सरकारी कामकाज और अधिकार क्षेत्र को लेकर तनातनी थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को एक बार फिर दिल्ली के सीएम ने फ्रीबीज के मसले पर तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली के लोग मेहनत कश लोग हैं, कड़ी मेहनत से उन्हें दिल्ली को उन्होंने संवारा है। एलजी साहब, आप बाहर से आए हैं, दिल्ली और दिल्ली वालों को नहीं समझ सकते हैं। इस तरह दिल्ली के लोगों का अपमान मत कीजिए। दिल्ली सरकार दूसरी सरकारों की तरह चोरी नहीं करती, पैसे बचाकर लोगों को सहूलियत देती है। इससे आपको परेशानी क्यों है? इससे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कहा था कि एलजी विनय सक्सेना को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा देकर वो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए रास्ता बनाए जो दिल्ली के लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सके। केंद्र सरकार दिल्ली वालों को सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकती तो इसे हमें सौंप दे, हम उन्हें दिखाएंगे कि देश की राजधानी के लोगों को कैसे सुरक्षा मुहैया कराना संभव है। वहीं दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर बुधवार गुरुवार को झमाझम बारिश हुई। इस दौरान दिल्ली के लोगों को चिलचिलाती गर्मी से काफी राहत मिली। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में झमाझम बारिश हुई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश लगातार हो रही है। कहा जा रहा है कि फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी में ऐसा ही मौसम रहने वाला है। आईएमडी के मुताबिक बुधवार को गुरुवार और आने वाले दिनों में द्वारका, पालम, हरियाणा के गुरुग्राम, बहादुरगढ़, यूपी के खुर्जा, मुक्तेश्वरगढ़ सहित कुछ और जगहों पर हल्की बारिश जारी रहेगी। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक नोएडा, गाजियाबाद, आगरा और सहारनपुर जैसे जिलों में जमकर बारिश होगी। आने वाले 5 दिनों में बारिश की संभावना बन रही है। वहीं यूपी में अगले 5 दिनों तक ऐसे ही बारिश होने वाली है। तापमान में गिरावट नजर आएगी। गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज जैसे जिलों में भी बारिश हुई है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश और दिल्ली की, किस तरीके से बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हो गई हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 2 राज्यों की, एक तरफ उत्तर प्रदेश, दूसरी तरफ दिल्ली। एक तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार जहां दिल्ली में है, दावे करते हैं तमाम दिल्ली के विकास को लेकर, लेकिन हल्की सी बारिश होती है तो दिल्ली की सड़कें जो हैं वो तालाब में तब्दील हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। ये मानसून की पहली बारिश का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि शहर में विकास जो है वो तेजी से चल रहा है, सारे काम जो उनके विभाग के हैं वो सारे सही तरीके से चल रहे हैं, लेकिन दूसरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि सड़कें जो है पानी से लबालब भरी हुई हैं। जल निकासी की व्यवस्था जो है शासन प्रशासन की तरफ से पूरी तरीके से फेल नजर आ रहा है। सड़कों को देखें आप, नदियों की तरह तब्दील हैं सड़कें। नदी, ऐसा लग रहा है जैसे सड़कों पर नदी का पानी जो है वो बह रहा है। लेकिन ये तस्वीरें पहले मानसून की हम आपको दिखा रहे हैं। अभी पूरी बारिश का मौसम जो है अभी बाकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी हैं। वहीं मुस्लिम समाज द्वारा बकरीद और का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। इस त्योहार को मनाने के लिए समाज के लोगों ने 1 महीने पहले से उस तैयारी शुरू कर दी थी। आज ये मौका आते ही समाज के लोगों ने खुशी की लहर दौड़ गई। इस मौके पर सुबह से ही मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में चहल पहल देखने को मिली। सुबह ईद की मुख्य नमाज इंदिरा नगर स्थित ईदगाह पर अता की गई, जहां शहर काजी खलीकुर रहमान ने नमाज अता करवाई। इस दौरान हजारों सिर खुदा के सजदे में झुके और मुल्क की तरक्की और देश में अच्छी बारिश के अलावा अमन और चैन की दुआएं मांगी। इस दौरान जनप्रतिनिधि भी ईदगाह पहुंचे और समाज जनों को गले मिलाकर ईद की शुभकामनाएं दी। और दुआ शायद आप लोगों ने सुनी भी होगी। दिल भी चाहता है और जहन भी चाहता है कि इस मुल्क के अंदर जिस गुलदस्ते को अल्लाह ने कायम रखा है वो उसी तरीके से कायम रहे। आज ईद का दिन है। मैं तमामी लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही एक ऐसा दिन
वहीं महिदपुर विधानसभा क्षेत्र और तहसील के कई क्षेत्रों में अवैध रेत खनन का काम जोरों से चल रहा है, जिसमें रेत माफिया की ओर से रेत खनन बिना रॉयल्टी चुकाए चोरी कर रेत बेची जा रही है, जिसको लेकर महिदपुर एसडीएम सत्यनारायण सोनी ने जानकारी देकर बताया कि अवैध रेत खनन वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। महिदपुर के आसपास के क्षेत्र में रेत माफियाओं की तरफ से रेत का खनन कर धड़ल्ले से ट्रैक्टर ट्राली के जरिए बेची जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं राजस्व विभाग को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। रेत माफियाओं की तरफ से जगह जगह अपने गुर्गे बिठाए गए हैं, ताकि जैसे ही प्रशासन की गाड़ी रेत माफियाओं को पकड़ने के लिए आए, रेत माफियाओं के गुर्गे उन्हें पहले से ही सूचना दे दे, जिससे वो रेत माफिया प्रशासन के हत्थे ना चढ़ पाए। इसी को लेकर एसडीएम ने बताया कि अब रेत माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए सुनियोजित तरीके से कार्रवाई की जाएगी। इन रेत माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। रेत उत्खनन का मामला अभी आपके माध्यम से हमारी जानकारी में आया है और इसमें मेरे द्वारा पटवारी और तहसीलदार को निर्देशित किया जाएगा कि उसकी जांच करें। और जिला खनिज अधिकारी से भी हमारी बात हुई है और अभी वो निर्वाचन की ट्रेनिंग पर है और जैसे ही वो ट्रेनिंग शुरू होते हैं तत्काल इसके संबंध में प्रभावी कार्रवाई कराने का प्रयास किया जाएगा। वहीं जीटीबी मार्केट के पास रेस्ट हाउस मार्केट में एक IELTS इंस्टीट्यूट में देर रात भयानक आग लग गई। इंस्टीट्यूट की सीढ़ी पर लगे बिजली मीटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। आपको बता दें कि इंस्टीट्यूट की पहली मंजिल पर, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर एक रेस्टोरेंट खुला है। आग लगने पर तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने शीशा तोड़कर आग पर काबू पाया। रेस्टोरेंट में काम करने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि अचानक धुआं उठता देख लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग भड़क गई तो फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। वहीं हरियाणा के रेवाड़ी में बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं, जहां बदमाशों ने पुलिस कर्मचारी पर चाकू से सिर पर हमला कर दिया। पुलिस कर्मचारी घायल हो गया। घायल को साथ ही पुलिस कर्मचारियों ने ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। बदमाशों को पुलिस ने मौके पर ही चाकू सहित गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस बदमाशों से पूछताछ कर रही है। तो पे चालान कर रहे थे सर, तो अक्षय आया, बोला जी घर पे गाली गलौज कर रहा है शराब पी के मेरे पापा, तो कंप्लेंट देनी है। कंप्लेंट दे दी उसने, तो सुधीर उसके साथ चला गया। वो समझा रहा था सुधीर, बाद में हमारे पास फ़ोन कर दिया, हम राइडर ले पे मैं और विक्रम चले गए। तो अचानक वो आ गया, शराब पी रखी थी उनने और चाकू से हमला कर दिया सिर पर। फिर सुधीर मेरे को ट्रामा सेंटर ले आया, फिर विक्रम उसने वहीं पकड़ रखा था। फिर चौकी वाले चले गए, उसको पकड़ लाए। कितने कर्मचारी थे आप? सर हम उस टाइम तो 3 थे, बाद में आ गए थे 4-5 और। तो चाकू समेत लोगों से कितने आदमी थे मारने वाले आपसे? सर 2 थे। दोनों। वहीं हरियाणा के रेवाड़ी में एक 72 साल के बुजुर्ग सेहरा बांधकर जिला उपायुक्त के ऑफिस पहुंच गए और फैमिली ID बनवाने की मांग के साथ साथ शादी कराने की मांग का ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा। बुजुर्ग का कहना है कि अकेले रह जाने की वजह से फैमिली ID नहीं बन पा रही है, इसलिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर गुहार लगाई है। मुख्यमंत्री जी, मेरी फैमिली ID बनवाओ या फिर मेरी शादी करवाओ। ये पहचान पत्र फैमिली ID नहीं बना रहे और इसलिए मैंने यहाँ आना पड़ा। मेरी घरवाली मरे 6 साल हो गए, बच्चे 2 हैं, 3 बच्चे, 1 लड़की 2 लड़के, वो बाहर रहते हैं। क्या कराने की क्यों नहीं बना पा रहे? ये कह रहे हैं भाई फैमिली होनी चाहिए, अब फैमिली है नहीं, घरवाली मरे 6 साल हो गए, तो अब अकेला के बनाना रहे। तो मैं कह रहा हूँ भाई सरकार शादी करा दे या तो या फैमिली ID कार्ड बना दे। अभी कहाँ आपने प्रयास किया? किन मैंने हर ऑफिस में गया, भाई मेरे पहचान पत्र, मेरी पेंसिल बने, भाई मेरे को मकान का पैसा मिले, लेटरिन का पैसा मिले, लेकिन कहते हैं फैमिली ID कार्ड लाओ जब करेंगे कार्रवाई। अब ये फैमिली ID कार्ड बना नहीं रहे अकेले का। अभी आप जिला उपायुक्त से भी मिले? हाँ। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने कहा भाई ये हम मुख्यमंत्री साहब को भिजवा देंगे, आपका जो वो है लेटर है। ये पहचान पत्र
वहीं हेमंत वर्मा आयरा इंटरनेशनल के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए आयरा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत वर्मा और प्रदेश महासचिव विमल चंद जैन ने कहा कि पत्रकारों को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करना आयरा का उद्देश्य है। हाल ही में मेरी नियुक्ति आयरा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर हुई है। आयरा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका पूरा नाम आयरा इंटरनेशनल रिपोर्टर एसोसिएशन है, जो पूरे वर्ल्ड स्तर पर पत्रकारों की सेफ्टी और सुरक्षा के लिए पूरे विश्व स्तर पर कार्य करती है। जी, ये छत्तीसगढ़ में कब से लागू हुई है, कब से इनका संगठन जो है बनी है? छत्तीसगढ़ में आयरा विगत 9 वर्षों से कार्य कर रही है। इसके पहले भी कार्यकारिणी थी, क्योंकि अभी नई नियुक्ति हम लोगों की हुई है। मैं प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुआ हूँ और हमारे साथ भाई विमल जैन जी, इनकी नियुक्ति प्रदेश महासचिव के तौर पर हुई है। तो आयरा एक तरह से देखा जाए तो नया नहीं है छत्तीसगढ़ के लिए, पुरानी संगठन। ये पत्रकारों के लिए किस प्रकार काम करती है और किन किन हितों को लेकर काम करती है? आयरा मूलतः पत्रकारों के हितों और संरक्षण के लिए ही काम करती है। छत्तीसगढ़ या पूरे देश में कहीं पर भी पत्रकारों के खिलाफ अन्याय, अत्याचार। वहीं मंदसौर में हिंदू युवती ने मुस्लिम युवक के साथ प्रेम विवाह किया तो गुस्साए परिजनों ने बेटी से रिश्ता तोड़ थाने पर ही युवती को कफन उड़ाकर कहा कि अब वो उनके लिए मर चुकी है। ये पूरा मामला नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के कयामपुर गांव का है, जहां पर हिंदू युवती आस्था ने मुस्लिम युवक साहिल के साथ 1 साल पहले प्रेम विवाह कर लिया। मामले में युवती के पिता ने नाहरगढ़ थाने में बेटी के गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। घर से भागने के बाद युवती ने मुस्लिम युवक से निकाह कर मुस्लिम धर्म अपना लिया। जब समझाने के बावजूद लड़की नहीं मानी तो पिता ने थाने में ही बेटी को कफन उड़ा दिया। ये लड़की एक मुसलमान के साथ भग गई है। इसने हिंदू समाज को बदनाम किया है। इसके लिए आज ये हमारे हिंदू समाज के और परिवार के लिए मर गई है। कलंकित बालिका वो या कफन का ये कफन का औलाद है टुकड़ा इसको, और ये आज से हमारे लिए खत्म। हम गोविंद सोनी निवासी कयामपुर। मेरी बच्ची जो कॉलेज पढ़ने जाती थी, जो साल भर पहले 1.5 साल पहले उसका कॉलेज से जाते हुए बस स्टैंड पे अपहरण हुआ या कोई किसी के साथ भागी, कुछ जानकारी में पता नहीं लगा। पुलिस प्रशासन ने भी अपनी अच्छी मेहनत करी। बाकी शर्त है कि वो 1.5 साल बाद अपना वकील लेके नाहरगढ़ थाने में प्रस्तुत हुई और मुस्लिम युवक से मैं लव करती हूँ ऐसा उसने अपने कागज पेश किए, जो मेरे को मान्य नहीं है, ना समाज को मान्य नहीं है, धर्म को मान्य में। तो मैंने अपने बच्चे को वहीं से मृत घोषित मानते हुए अपना धर्म का कफन उड़ाकर अपना अंतिम उसको अंतिम विदाई दी है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।